राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष द्वंद्व समास के प्रकार को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाली जो कक्षा हुई थी हमारी, उसमें आप सबने द्वंद्व समास के विषय में जाना कि द्वंद्व समास होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है, और द्वंद्व समास के कुछ उदाहरणों को आपने उस कक्षा में जाना। लेकिन आज की ये जो कक्षा है, इसमें आप द्वंद्व समास के प्रकार के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि माता पिता है तो माता और पिता, भाई बहन है तो भाई और बहन, इसमें द्वंद्व समास है। लेकिन अब आज की कक्षा में आप जानेंगे कि इसमें भी कौन सा प्रकार है द्वंद्व का, और कैसे जानेंगे कौन सा उदाहरण रहेगा तो कौन सा प्रकार है द्वंद्व समास का। आज की इस कक्षा में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं द्वंद्व समास के प्रकार के विषय में। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन गया कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे द्वंद्व नहीं, यहाँ पे आपको द्वंद्व नहीं द्वंद्व बोलना है। क्या बोलना है? द्वंद्व बोलना है, क्योंकि 2 बार वाह है नीचे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से वो द्वंद्व लिखते हैं, तो ये पूर्णतः अशुद्ध है। आपको ध्यान रखना है द्वंद्व शब्द है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा, युद्ध, कुश्ती, या कभी कभी युग्म या जोड़ा के अर्थ में भी हम द्वंद्व का मतलब ले लेते हैं। तो द्वंद्व समास जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है इतरेतर द्वंद्व। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, तत्पश्चात हम समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, आइए परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी। जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अधिकांश उदाहरणों में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, यानी निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह आपका इस तरह से होता है, यानी निर्देशक चिन्ह का जो निशान होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और योजक चिन्ह बिल्कुल माइनस के निशान जैसा होता है। तो जिस समास में सभी पदों के बीच, यानी अधिकांशतः आपको 2 पद देखने को मिलते हैं समास में, तो उन दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा होगा? तो योजक चिन्ह लगा होगा। और जब आप विग्रह करेंगे तो कौन कौन सा शब्द लगेगा बीच में? तो वो लगेगा और तथा। और जब समस्त पद आप बनाएंगे तो और तथा का लोप हो जाएगा, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। अगर विग्रह करने पर और तथा शब्द लगे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ इतरेतर द्वंद्व है। अधिकांश उदाहरणों में योजक चिन्ह लगा होता है, यानी आधे से ज्यादा उदाहरण में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन सब में नहीं। आइए देखते हैं समस्त पद और विग्रह, रोज का क्रम। यहाँ पे इधर मैंने समस्त पद लिखा है, अभी इसका हम विग्रह बताएंगे कैसे आपको करना है। तो पहला है दूध रोटी, दूध रोटी। तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा होगा, मैंने बताया है आपको। तो देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, दूध और रोटी। इसका विग्रह आप कैसे करेंगे? दूध और रोटी, दूध और रोटी। और बच्चों, जो इतरेतर द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं उनका अपना अलग अलग महत्व होता है, यानी दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास के, और दोनों का अपना अलग अलग महत्व होगा, एक दूसरे पे बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे दूध रोटी, अगर हम आपसे पूछे आपको दूध और रोटी में से क्या चाहिए, तो दूध भी हमारे लिए आवश्यक है और रोटी भी आवश्यक है। तो यानी दूध का अपना महत्व है, रोटी का अपना महत्व है, ये नहीं है कि एक दूसरे पे ये आश्रित है। तो इतरेतर द्वंद्व में यही बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो 2 शब्द दिए होंगे आपको, दोनों का अलग अलग अपना महत्व होगा। और
जो इतरेतर द्वंद्व में शब्द होते हैं वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा, इसलिए जो इतरेतर द्वंद्व के जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे दूध रोटी है, दूध रोटी, तो दूध का अपना महत्व है, रोटी का अपना महत्व है, इसका विग्रह हम करेंगे दूध और रोटी। क्योंकि इतरेतर द्वंद्व का जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में और या तथा शब्द आता है, तो चाहे हम और करें दूध और रोटी या दूध तथा रोटी, बात एक ही है, ठीक है। फिर है अगला उदाहरण भाई बहन। भाई बहन आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये बात ध्यान में नहीं लाई होगी कि इसमें भी कोई समास है। तो इसमें आप ध्यान रखें द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास के प्रकारों में भी कौन सा प्रकार है, तो इतरेतर द्वंद्व है। यानी भाई बहन, भाई और बहन, इसका विग्रह क्या होगा, भाई और बहन, भाई और बहन। यानी भाई भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और बहन भी, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इतरेतर द्वंद्व के जो दोनों शब्द होते हैं, दोनों पद होते हैं, उनका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। तो भाई और बहन, आप इसका विग्रह करेंगे। फिर है अगला उदाहरण नमक मिर्च। अब नमक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मिर्च भी, ठीक है। नमक का काम मिर्च नहीं कर सकती और मिर्च का काम नमक नहीं कर सकता, तो इस तरह हम कह सकते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो नमक का अपना महत्व, मिर्च का अपना महत्व, और इसका हम विग्रह करेंगे नमक और मिर्च, नमक और मिर्च। अगला उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है सीताराम। अब देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा है बीच में, फिर भी इसमें इतरेतर द्वंद्व है। अभी मैंने बताया अधिकांश उदाहरणों में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, ना कि सारे उदाहरणों में। अधिकांश यानी आधे से ज्यादा में आपको लगभग लगभग योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा जहां योजक चिन्ह नहीं भी लगा होगा, तो वहां पे आपको दिमाग बिल्कुल अच्छे ढंग से लगाना है और समझने की जरूरत है आपको वहां पे कि इसका विग्रह कैसे होगा और इसमें कौन सा समास है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि हर जगह आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सीता राम है, तो सीता का अपना महत्व है, राम का अपना महत्व है, तो सीता और राम, हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, सीता और राम। क्योंकि जब हम इतरेतर द्वंद्व का समास विग्रह करते हैं तो हमें बीच में और या तथा शब्द लाना होता है, तो हम यहाँ करेंगे सीता और राम। फिर अगला क्रम है रोटी कपड़ा मकान। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली आपको बात है और सबसे ज्यादा आसान भी है यहीं पे आपको, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी का काम अलग है, रोटी का महत्व अलग है, कपड़ा का अलग है, मकान का अलग है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि रोटी कपड़ा और मकान में आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए या इनमें से आप कौन सा लेंगे, तो भाई रोटी का तो अपना महत्व होता है, यानी रोटी हम अपना पेट भरते हैं खा के, और कपड़ा हम पहनने के लिए यूज करते हैं और मकान रहने के लिए। तो तीनों का अपना अपना महत्व है, यानी ना रोटी कपड़ा वाला काम कर सकती है ना कपड़ा रोटी वाला। तो जब दोनों शब्दों का या तीनों शब्दों का अपना अपना महत्व हो और बीच में जब हम विग्रह करें तो और या तथा शब्द लगे, तो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। तो यहाँ पे जब इस तरह से मैंने बताया दो से ज्यादा भी पद हो सकता है, इसलिए जो इतरेतर द्वंद्व वाले शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 शब्द मैंने लिखा है, रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि हमारी हिंदी में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु अगर एक है तो एक वचन होगा, अगर एक से ज्यादा हुआ चाहे वो 2 हो 3 हो तो वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि संस्कृत में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो हम एक वचन कहते हैं, अगर 2 हो गया तो हम द्विवचन कहते हैं, और 2 से ज्यादा हुआ तब वो बहुवचन में जाता है। लेकिन हिंदी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज एक से ज्यादा हुई तो वो बहुवचन कहलाएगी। तो देखिए रोटी कपड़ा मकान, यहाँ पे 3 पद हैं, तो इसका हम विग्रह करेंगे। जब इस तरह से आपको दिया हो तो पहले आपको रोटी लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, कपड़ा, अब जो लास्ट वाला शब्द है उसको और लगा के जोड़ दीजिए, और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसका ये विग्रह हो जाएगा। फिर और एक उदाहरण है 25, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें संख्या का उनको बोध होने लगता है कि इसमें
आगे तो इसमें संख्या लिखी है तो यहाँ पे द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। 25 में द्वंद्व समास है, और द्वंद्व में भी कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व। इसका विग्रह होगा 5 और 20, 5 और 20 मिलाने पे क्या बनेगा, 25, 5 और 20, तो ये होगा आपका 25। फिर है धक्का मुक्की, तो धक्का और मुक्की, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, धक्का और मुक्की, धक्का और मुक्की। अब देखिए यहाँ पे गौरी शंकर, यहाँ भी देखिए योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो गौरी का अपना महत्व, शंकर का अपना महत्व, तो हम जोड़ देंगे इसको और से, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो ये था इतरेतर द्वंद्व और इसका उदाहरण।